नमस्कार दोस्तों, गोदार एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि मैंने सिलेबस में डिस्कस करते हुए कहा था और फिर एक और वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि हम मॉक टेस्ट सीरीज लाएंगे। आप बस मॉक दीजिए, मेरे साथ करिएगा, कितने सवाल हम कर पा रहे हैं और कितने हमारा स्कोर बन रहा है, ताकि हमारी तैयारी कितनी है। अब ये अंतिम पड़ाव चल रहा है, हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है कि हम साथ साथ डिस्कस करें और अपने टेस्ट में देखें कितना नंबर आ रहे हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछूं उन सब के रिप्लाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में करते रहिएगा, ठीक है। शर्माना नहीं है कमेंट करते समय। और नए चैनल को, इसके चैनल के सब्सक्राइबर कम है, इसको से क्यों सब्सक्राइब करें, ये गलत थॉट निकाल देना, ठीक है। चुपचाप प्लीज़ चुपचाप सब्सक्राइब करके निकल लीजिए, है ना। और फिर से आते रहिएगा, चुपचाप, किसी को पता ना चले कि आप गोदार एकेडमी से जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये लगा ली तो सेकंड ग्रेड जीके क्लियर, ट्रस्ट में, ठीक है। तो अच्छा लेवल है, तैयारी होलिस्टिक होगी। देखते हैं प्रयास हमारे यहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चंस मैंने तो नहीं बनाए, मैंने भी कहीं से लिए मुझे, पर ये अच्छे लगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कथन पढ़ेंगे इसका। आजकल कथन और कारण के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं ना, इससे पूरी आपकी तैयारी चेक हो जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन पैटर्न है। कथन है, अनुच्छेद 39A के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों को समान न्याय का अवसर उपलब्ध कराए और किसी को आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित ना होने दे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सटीक बात है, ठीक है। अब इस क्योंकि अनुच्छेद ए को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, इसमें निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइएगा, 42वें संविधान संशोधन के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए, क्या नई चीज़ें जोड़ी गई, क्या प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ और कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है, उससे रिलेटेड मुझे सारी बातें बताइए। 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसका तो आंसर हो गया ए। आप व्याख्या देख सकते हैं, आप रोक कर इसे देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे तो फिर व्याख्या में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जहाँ मुझे लगेगा कि इस पर व्याख्या पढ़ लेनी चाहिए, उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालसा, नालसा, सालसा, ये आएंगी लगातार, इनके 2-4 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, इनसे पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, नालसा सालसा वाला। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नालसा एवं विधिक सहायता के संबंध में कथनों पर विचार करना है कि इससे रिलेटेड कौन सी बातें सही हैं। नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुआ, बिल्कुल सही बात है। 1987 में ये प्राधिकरण आया था। अब 1987 में और क्या हुआ था, ये आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। केशवानंद भारती केस 1973 में न्याय तक समान पहुंच को मूल संरचना से जोड़ा गया, इसी को हम टाइगर केस भी बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। निःशुल्क विधिक सहायता केवल आपराधिक मामलों में उपलब्ध होती है। अब ये बात, तीसरी बात गलत कह दी कि केवल, या जहाँ पे ये केवल वर्ड आ जाए ना, इस केवल पर रुक जाना, बस थोड़ा गौर से देखना। हर बार ये केवल गलत नहीं होगा, कभी कभी गलत हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ के चलना है इस केवल को। अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं, नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा इसमें गलत है। केवल आपराधिक मामलों की बात नहीं हुई, ठीक है, केवल आपराधिक मामलों की बात नहीं हुई, सीमित नहीं, बल्कि ये सिविल मामलों में भी उपलब्ध है, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब ये 1980 में सिलाश के अध्यक्ष न्यायमूर्ति PN भगवती थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। संसद ने, कारण है क्योंकि संसद ने 1997 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया। 1997 में नहीं, ये कब किया था, बस थोड़ा सा एक अंक का चेंज कर दिया इसने, 9 की जगह क्या लगा, 8 की जगह क्या लगा दिया, 9 लगा दिया, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, कारण गलत हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म जरूर देख लीजिए, सिलास की कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम, ठीक है, का गठन किया गया, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति PN भगवती थे। और ये कब पारित हुआ, 1987 में, ना कि 97 में, ठीक है, ना कि 97 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालसा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे भी देखो, ये पहला क्वेश्चन, पहला विचार पढ़िए, अधिनियम 13 नवंबर 1995 से लागू हुआ, यहाँ 13 में गड़बड़ कर दी, आप गौर से देखिए, यहाँ कितना होना चाहिए, 9 नवंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नालसा का नारा एक्सेस टू जस्टिस फॉर लाइफ, बिल्कुल सही है। नालसा ने 1998 में कार्य प्रारंभ किया, तो ऑप्शन हमारा दूसरा और तीसरा सही है। आप यहाँ पे भी इसका देख सकते हैं, ठीक है, व्याख्या में। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा, अब सालसा आ गया, मैंने बोला ना, नालसा नेशनल लेवल पर काम करती है और सालसा नेशनल लेवल के जो कानून है उन्हीं को कहाँ पे करती है, स्टेट लेवल पे लागू करती है। अब सालसा, इसमें पहला विचार क्या दे रखा है, पैट्रोन चीफ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सही बात है। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सीजे से परामर्श के बाद होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पहला और दूसरा सही है। सदस्य सचिव की नियुक्ति केवल राज्यपाल करेगा, यहाँ केवल फिर आ रहा है, केवल राज्यपाल नहीं करेगा, उनसे सलाह लेके ही करेगा, ठीक है, उनसे सलाह लेकर ही करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी व्याख्या है, ठीक है। अब छठवां क्वेश्चन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य एवं प्रावधानों के संबंध में, अब ये कार्य से रिलेटेड है, अभी तो नॉर्मल विचार था, ठीक है, अब ये कार्य एवं प्रावधानों से संबंधित विचार हैं। अब पहला विचार पढ़िए, इसके प्रशासनिक व्यय राज्य की समेकित निधि से वहन किए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कौन से लिख रहा है या कितने लिख रहा है, ये जरूर पढ़ लिए, ठीक है, आगे भी आएंगे ऐसे वो क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, इसके सभी आदेश केवल कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तीसरा, प्राधिकरण की कार्रवाई केवल संरचना में रिक्ति होने के कारण, ये गलत बात बोल दी इन्होंने, देखिए व्याख्या, क्योंकि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय राज्य की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से वहन किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिससे इसकी वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित होती है, बिल्कुल सही बात। कथन 2 गलत है, क्योंकि प्राधिकरण के आदेशों का प्रमाणीकरण केवल कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नहीं बल्कि सदस्य सचिव या अधिकृत अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत था। तीसरा भी गलत था, क्योंकि केवल संरचना में रिक्ति या किसी त्रुटि के आधार पर प्राधिकरण की कार्रवाई अमान्य नहीं मानी जाती है, यह विधिक रूप से वैध है। अगर ऐसा करेंगे रिक्ति हो जाएगी तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक हम लगा भी सकते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब फिर उसी से संबंधित हमें विचार कर लेना है। पहला कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1995 में बनाए गए, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 1999 में बनाए गए, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 7 जुलाई 1998 को अस्तित्व में आया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे विनियम बनाए गए, यहाँ पे ये अस्तित्व में आया, ठीक है, तो हमारे तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। नेशनल लेवल पर नालसा करती है, तो स्टेट लेवल पे नालसा के कानूनों को पारित करने के लिए स्टेट लेवल पर सभी स्टेटों में लागू होता है, ठीक है। दूसरा है, इसके सदस्यों की संख्या एवं योग्यता राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके निर्धारित की जाती है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन है, तीसरा इसका विचार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी कर्मचारी सीधे उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सीधे नहीं किए जाते, सभी कर्मचारी नहीं किए जाते हैं, ठीक है, ये तीसरा हम गलत हो जाएगा। इसके दोनों ऑप्शन, ये पहला दूसरा सही है। इसकी व्याख्या देखिए यहाँ पे, ठीक है, योग्यता राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके निर्धारित की जाती है, लेकिन गलत से तीसरा कथन गलत है, क्योंकि इसके कर्मचारियों की नियुक्ति सीधे उच्च न्यायालय द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 9वां क्वेश्चन, अगला देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा, इस सालसा और नालसा वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, आप इसको एक बार और ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से दिमाग हिला देगा। राज्य प्राधिकरण का दायित्व है कि केंद्रीय, अब हमें कार्यों से संबंधित देखना है ना, राज्य प्राधिकरण का दायित्व है कि वह केंद्रीय प्राधिकरण की नीतियों एवं निर्देशों को लागू करे, ठीक है, यह पात्र व्यक्तियों को विधिक सेवाएं प्रदान करता है तथा लोक अदालतों का आयोजन करता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, राज्य प्राधिकरण केवल न्यायालयों में लंबित उनको ही कैसे क्यों निपटान करेगा, बाकी चीज़ों को भी तो कर सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पे केवल न्यायालयों में लंबित निपटान सीमित नहीं है, बल्कि ये जागरूकता, निवारक, विधिक सहायता और कानूनी साक्षरता, केवल यही काम करेगा, निपटान करने का काम करेगा, तो इन काम को भी तो कोई करेगा,
कोई भी संस्था क्रिएट करी जाती है तो उसके बहुत सारे काम बनाए जाते हैं, ऐसे ही काम नहीं बनाया जाता। आप भी अपने घर में काम करते होंगे तो उसमें आप भी बहुत सारे काम करते होंगे, ऐसे थोड़ी ना कि पढ़ने का काम करते हो, ठीक है। अब देखिए अगला 10वां क्वेश्चन सालसा के बारे में ही कथन दे रखा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपने कार्यों के निर्वहन में अन्य सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों एवं सामाजिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करता, बिल्कुल करता। कोई भी संस्था अकेले काम नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि राज्य प्राधिकरण केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के लिखित निर्देशों के अधीन कार्य करता है और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करता है। दोनों ही बात सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल अलग है, तो ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। वैसे ये सही है, ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। आप व्याख्या देख सकते हैं, ठीक है। अगला 11वां क्वेश्चन, आइए 11वें पे। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला विचार है, इस समिति का गठन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ये जो न्यायालय विधिक सेवा भाई ये न्याय का भी तो काम करेगी, ठीक है। समिति का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये बता दें, फिर उच्च न्यायालय का वो क्या करेगा, हाँ, और न्यायाधीश हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और न्यायाधीश काम कर सकते हैं इस काम को। समिति के अन्य सदस्यों का नामांकन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है, ये दूसरी बात गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत है। इसकी व्याख्या यहाँ दे रखी है, देखिए सिटिंग न्यायाधीश करता है, ना कि मेन न्यायाधीश जो होता है वो नहीं करता है। अब डालसा के बारे में देखिए, डालसा की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। डालसा की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। अब इसके संबंध में कौन सा विचार सही है ये देखना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके सभी आदेश केवल फिर आ रहा है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, तो हम पहला और दूसरा जिस ऑप्शन में सही है वो हमारा ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो ध्यान से गोला भर के आना है, हम टिक कुछ और लगा देते हैं और वहाँ पे फिर हमारा कुछ और भर आते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं यार ये कैसे गलत हो गया, मैं तो सही कर रहा था, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, इसका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, व्याख्या। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि डालसा, सालसा, नालसा क्या काम करती है, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको याद रखना है, यानी कि तिथि याद रखनी है, कब कब की स्थापना हुई, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना तो फिर आपको और अच्छे से पक्का हो जाएगा। अब देखिए इनके अंदर धाराएं क्या काम करती हैं। धारा 6 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन संरचना, बिल्कुल सही बात है, धारा 6 में लग रहा है, ठीक है। धारा 7 में क्या लग रहा है, राज्य प्राधिकरण के कार्य, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो धारा 8 में क्या, 8A में क्या है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन नहीं है, ठीक है। ये उच्च न्यायालय सेवा प्राधिकरण सेवा समिति का गठन है। और धारा 9 में क्या है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन है। ऊपर नीचे कर दिया, ऐसे घुमा देता है थोड़ा सा ट्विस्ट में, पर आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा ना तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप क्योंकि आप देख भी सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन, ठीक है, और यहाँ पे उच्च न्यायालय, तो ये ऊपर नीचे कर दिया तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, मिसमैच हो जाएंगे। तो आप हमारा कौन सा सही है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे व्याख्या दे रखी है, हाँ, नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है, नीति के तहत ये नेबरहुड फर्स्ट, ये आप लोगों को पड़ोसी फर्स्ट, तो क्या पड़ोसन फर्स्ट पहले होनी चाहिए आपकी नज़र में, है ना, पड़ोसन पहले आनी चाहिए भाई, पड़ोसी पे फर्स्ट को नहीं जानते हम। तो ऐसे ही हमारा देश भी अपनाता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, है ना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है, तो पड़ोस पहले। वैसे भी ये संबंधों को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हालांकि हम लोगों की निगाह किस पर रहती है, पड़ोसन, ठीक है। पर आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये तो मजाक की बात है। पड़ोसन वैसे पड़ोसन वो कहते हैं, जो एक कॉमेडी भी होती है ना, समदिन जोरदार है, ऐसे ही पड़ोसन जोरदार है, ठीक है। चलो हम
हमें पढ़ाई से थोड़ी हंसी मजाक चल जाता है, ठीक है। आप स्क्रीन को देख रहे हैं, मैं भी स्क्रीन देख कर ही बोल रहा हूँ। मेरे पास कौन है, ऐसे ही आपके पास भी कोई नहीं है, केवल आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं, लीड लगा के सुन रहे होते हैं कि मास्टर क्या कह रहा है, हम क्या सुन रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास भी कोई नहीं है, ठीक है। ये फ़ोन है और बस क्वेश्चन है, विचार आ जाते हैं ऐसे, तो बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए। अब देखिए, नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोस पहले, बिल्कुल पड़ोस पहले। देखिए हम जब साथ के लोगों से संबंध बनाने वो अच्छे होने चाहिए। ये नीति को देखिए, ये नीति मुख्य रूप से भारत के तत्कालीन पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देती है, बिल्कुल सही बात है। इस नीति के मूल 5S सिद्धांत, ये आपको विशेष रखना है। इसमें से ये शब्द गायब कर देगा, सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि, संस्कृति। पूछ भी सकता है कि 5S में से कौन सा शामिल नहीं है, तो सम्मान है, संवाद है, शांति है, समृद्धि है, संस्कृति है। एक बार मेरे साथ बोलिए और कमेंट में सेक्शन में लिख भी दीजिएगा, सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि, संस्कृति, ठीक है। और फिर म्यांमार इस नीति के अंतर्गत नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आसियान का सदस्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात सही है, तीनों ही सही हैं, तीनों हमारे कथन सही हैं, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ये। लेकिन इसमें ये सारे देश आते हैं, और इसके बारे में ये देख लीजिएगा, जो हमारा म्यांमार है, म्यांमार भले ही आसियान का सदस्य है, फिर भी वह भारत का पड़ोसी देश है, और इस नीति का हिस्सा भी एक तरह से मान भी सकते हैं हम उसे, ठीक है। अब देखिए आगे 15वां क्वेश्चन, भारत रूस संबंधों के संदर्भ में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किन मंत्रियों के बीच आयोजित किया जाता है, तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। ये सीधा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 2+2 डायलॉग किसके बीच होता है, तो ये हमारे विदेश मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये मीटिंग्स कहाँ हुई हैं, कब होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे देख लीजिए, क्वाड मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्वाड मेंबर्स क्या होते हैं, क्वाड मेंबर कौन कौन आता है। फिर हमें आपको ये भी कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं आसपास के देशों से, वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा 16 क्वेश्चन, ऐसे शब्द बहुत आते हैं। गुजराल सिद्धांत का मुख्य सार क्या है। ऐसे ही एक एग्जाम हुआ था, उसमें हरियाली परियोजना है पूछा था, तो वो जरूरी नहीं वो हरियाली परियोजना नाम हो, हरियाली से रिलेटेड हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो किसी और चीज़ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन नाम उनका कुछ और निकलता है। हम ज़्यादातर हमारा दिमाग क्या है, एक इसी तरह से काम करता है कि ये चीज़ इससे रिलेट कर रही है, तो इसका आंसर ये हो, तुक्का मार देते हैं हम। तो तुक्का मारने वाली बात नहीं होती है, थोड़ा समझ के चलने वाली बात होती है, ठीक है। तो गुजराल सिद्धांत कौन थे, क्या थे, इसके बारे में बताऊँगा। इसका आंसर बताइए आप, तो ये हो जाएगा बिना अपेक्षा के एक तरफा छूट देना, ठीक है। एक तरफा तो प्यार तो सुना है, भाई इसमें एक तरफा छूट आप देख लीजिए, ठीक है। तो गुजराल सिद्धांत 1996 में तत्कालीन विदेश मंत्री थे हमारे इंद्र कुमार गुजराल द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है, 1996 में। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के छोटे पड़ोसी देशों के साथ विश्वास और सहयोग को बढ़ाना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आपको पड़ोसी देशों के नाम और पड़ोसी देशों की राजधानी और मुद्रा लिख सकते हैं आप, अगर आप लिखना चाहें तो, ठीक है, वैसे आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अमेरिका संबंधों में वेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट समझौता किससे संबंधित है। ये हमारा भूस्थानीय खुफिया जानकारी, जो जासूसी करते हैं ना, वो जानकारियाँ लेने के लिए हमें ज़रूरी होता है। अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए खुफिया जानकारी हमारे पास होना ज़रूरी है, और अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसलिए अमेरिका से थोड़ा सा संबंध बना लेते हैं। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत सारी चीज़ें अलग लेके चलते हैं। आप भी देख सकते हैं आपके लोगों के साथ किन किन लोगों के साथ कैसे कैसे संबंध है, वो आपको ही पता होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हर देश अपना एक रिलेशन लेके चलता है किसी न किसी मुद्दे को लेकर, ठीक है। तो हमें किसी से नफरत की भावना से नहीं देखना चाहिए, हमें बस अपना काम निकालना होता है और अपने आप को आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। और किसी को चीट भी ना करें हम, ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। तो अंदर से गिलानी वाली भावना नहीं आनी चाहिए। अगर हमें गिलानी आ रही तो हमने वास्तव में वो काम किया है, गलत किया। अगर नहीं गिलानी आ रही तो वो गलत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो ये हो गया 17वां क्वेश्चन, तो आप इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो कोमकासा, लेमोआ, इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पहले इसका नाम क्या था, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जल्दी से, फिर हम डिस्कस करेंगे। संबंध में कथन सही नहीं है, 2014 में लॉन्च हुई, बिल्कुल सही बात है। यह केवल आर्थिक क्यों बात करेगी भाई, हम जब
एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना रहे हैं तो पूरा उसमें काम करेंगे ना ढंग से, केवल आर्थिक सहयोग क्यों लेंगे, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के को प्रवेश द्वार मानता है, उत्तर पूर्व भारत को क्या मानता है, प्रवेश द्वार मानता है, ये बिल्कुल सही बात है। आसियान के साथ साथ जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है इसमें। आसियान कंट्री कितने हैं और कब आसियान की स्थापना हुई, वो सब आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो इसमें ये लिख रहा है आसियान कंट्री, ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता के संदर्भ में चुनौतियों का विचार कीजिए। देखिए हर जगह जैसे SCO है उसमें सदस्यता में सदस्य लेनी होती है हमें, ऐसे ही आपका जैसे हम हर बार उसमें भी सदस्यता लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारा वीटो पावर लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम अस्थायी सदस्य हैं उसमें, ठीक है, UN में। अब ये बताइएगा आप UN में हम कितनी बार अस्थायी सदस्य रहे और उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, UN की स्थापना कब हुई, ठीक है, वो सब बताना है आपको, ठीक है। तो तब तक इसको पढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन की इसकी स्थापना लिख दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी हो तो वो लिख दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए सर्च मार के भी लिख सकते हैं, आपको नहीं आता सर्च मार के लिख सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप और एक आध नया क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर्च जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए पाकिस्तान भी इसका पूर्ण सदस्य बिल्कुल है, जिससे द्विपक्षीय तनाव मंच को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। SCO का नेतृत्व मुख्य रूप से चीन और रूस, ये ज़्यादा इनका दबदबा है उसमें, ठीक है। भारत SCO का संस्थापक सदस्य नहीं था, आपने कई बार पढ़ा होगा। भारत शुरुआत में इसका सदस्य नहीं था, संस्था मतलब इस स्थापना के टाइम पे नहीं था, बाद में जुड़ा है, ठीक है। पाकिस्तान और ये बाद में जुड़े। अब इसमें से कौन सा सही है ये जरूर पढ़ना है, कौन सा सही, कितने सही होता तो वो बात हो जाती, 2 बातें, ठीक है, पहला और दूसरा सही है। आप देख सकते हैं आस्थाना शिखर सम्मेलन में के टाइम पे बना था, ये जरूर बात याद रखना। भारत इसका मेंबर कौन से टाइम पे बना, 2017 में बना था, आस्थाना शिखर सम्मेलन के टाइम पे, ठीक है। अब आगे देखिए 19 क्वेश्चन हो गए ना, 20वां क्वेश्चन, जो भी कमी लगे ना वीडियो में कुछ भी तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। भारत सरकार भारत श्रीलंका संबंधों में कच्चा द्वीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है, ठीक है। ये तभी से विवादित है इंदिरा गांधी के टाइम से, ठीक है। तो ये विवादों में अक्सर रहता है, ये द्वीप कहाँ है, ठीक है, कहाँ है, तो ये पाक जलडमरू मध्य में। यहाँ पे देखो पाक स्ट्रेट अलग है, पाक जल संधि और पाक जलडम, हाँ दो जगह, एक तो संधि है और एक हमारा ये खाड़ी है, पाक स्ट्रेट है, ठीक है। एक तो ये जल डमरू मध्य है और जल डमरू, आप जल डमरू से समझिए इस शब्द को, जल डमरू, यहाँ पे भी जल होगा और यहाँ पे भी जल होगा और बीच में ये मार्ग है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो इसे हम, यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, पाक खाड़ी है, सॉरी हाँ पाक, यहाँ पे पाक की खाड़ी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे ये बीच में क्या है, जल डमरू, पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है। तो यहीं पे ये द्वीप है, तो आप ये बिल्कुल डमरू की से आकृति बनी है, इसलिए जल डमरू मध्य कह देते हैं इसे, ठीक है। 2 वाटर बॉडी के बीच में है ये स्थिति, ठीक है। तो 2 वाटर बॉडी को एक यहाँ पे ये जल जोड़ रहा है, तो इसे हम जल डमरू मध्य बोलते हैं। इधर लैंड है और इधर भी लैंड है, ठीक है, दोनों साइड भूमि है, तो आपको ये समझ में रहना चाहिए, ठीक है। तो जल डमरू मध्य क्या होता है, पाक स्ट्रेट क्या है, और अदन की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पे हो गया, इधर अदन की खाड़ी है और यहाँ पे बीच में एडम्स ब्रिज है और यहाँ नीचे श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ पे अपना भारत है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अदन की खाड़ी और यहाँ पे एडम्स ब्रिज, ठीक है, जैसे राम सेतु भी हम बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है, कभी क्या क्या बोलते हैं। तो इसके बारे में ये हमेशा से विवादित रहा है। यहाँ पे जो हमारे मछुआरे हैं वो चले जाते हैं कभी कभी मछली पकड़ते पकड़ते, ठीक है, मछुआरों के लिए ये मछुआरे वहाँ तक चले जाते हैं। और देखिए हर देश की क्या होती है, एक समुद्री सीमा होती है, ठीक है, आपने पढ़ी होगी, एक बार सर्च मार के देखिए कि हमारी कितनी समुद्री सीमा है, ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, मैं जानबूझ कर रहा हूँ इतने क्वेश्चंस कि आप ये हमारे RPSC सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन, मतलब सिलेबस में सारी चीज़ें मैं डिस्कस की हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, और डिस्कस करके लिखिएगा सर्च मार के, ठीक है। हालांकि आप में से कुछ देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि नया चैनल है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ जो बंदा बात कर रहा है ये बहुत पुराना है, ठीक है। क्वाड के बारे में मैंने बात की थी ना, क्वाड क्या है, ठीक है, तो क्वाड आ ही गया, ठीक है। तो क्वाड में कितने मेंबर हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों ही मेंबर हैं, ठीक है। दूसरी बात है
तो अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। वैसे क्वाड का काम किसको काउंटर करना होता है, आपको पता है, चमगादड़ चीन को काउंटर करने का होता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करना है। इसे एशियाई नाटो के रूप में औपचारिक रूप दिया गया और ये चीज़ नहीं दी है, कह सकते हैं, लेकिन ये दिए औपचारिक मान्यता नहीं मिली है इसको, ठीक है, औपचारिक मान्यता अभी नहीं मिली है। तो विकल्प सही विकल्प चुनना है, तो पहला और दूसरा सही है। तो क्वेड के बारे में देख सकते हैं। तो क्वेड के बारे में और भी कोई जानकारी हो, क्वेड की स्थापना कब हुई, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में उनको राजधानी के साथ लिख दीजिए। जितने भी ज़्यादातर उनमें एशिया वाले मेंबर, एशिया की जो कंट्री उनमें ज़्यादातर क्या आ रहा है, पीछे पीछे आस्तान, ठीक है, अब समझ गए होंगे आप, ठीक है। चीन के BRI का समर्थन, बिल्कुल क्यों करेंगे हम BRI का समर्थन, बॉर्डर BRI की फुल फॉर्म में दिमाग में नहीं आ रही, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मध्य एशियाई देशों के साथ ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा, सहयोग बढ़ाना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ें हमें बढ़ानी है, ठीक है। रूस के प्रभाव को कम करना, रूस के प्रभाव को कम करने से क्या मतलब, हमें क्या मतलब है रूस के प्रभाव से, ठीक है, ये गलत है। तापी गैस पाइपलाइन को रद्द करना, हमें क्यों मतलब है, हमें तापी गैस पाइपलाइन के बारे में बताइए कि तापी गैस पाइपलाइन किन किन देशों के मध्य है, ठीक है, और ये इससे किस किस को फ़ायदा मिल रहा है। तो 5वां, अगर ये आपको 4 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो ये ज़रूर याद रखना भैया, ये ज़रूर करके आना आपको, ठीक है। आप समझें कि ये छोड़ दें तो आपका, ठीक है, आप भुगतेंगे फिर। तो इसके बारे में, भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का उद्देश्य कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मैंने वो स्थान बोला ना, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के साथ बहुआयामी संबंधों को मजबूत करना है। उसमें ऊर्जा, सुरक्षा, तेल, गैस, यूरेनियम, व्यापार, कनेक्टिविटी, आतंकवाद विरोधी सहयोग और सांस्कृतिक संबंध शामिल हैं। यह नीति भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट जैसी नीतियों के पूरक के रूप में कार्य करती है। इसलिए इसका उद्देश्य किसी एक देश के प्रभाव को कम करना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है। तो पॉजिटिव है भाई, ठीक है, और हम हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर ही चलते हैं। गलत ऐसे ही आप भी होंगे, आप भी पॉजिटिव को सोच लेकर चलने वाले होंगे, लेकिन लोग नेगेटिव समझ लेते हैं, वो ऐसा हो जाता है, होता रहता है अक्सर, ठीक है। तो मस्त रहिए। अब देखिए डोकलाम के बारे में पढ़िए। डोकलाम आपको पता ही, डोकलाम अक्सर चलता रहता है, ट्राई जंक्शन है। तो कौन कौन से देश हैं, भूटान, भारत, चीन, ठीक है, भूटान, भारत, चीन, ठीक है। डोकलाम बहुत वो क्रूशियल पॉइंट है जहाँ तक चीन अपना कदम बढ़ाते हैं, वो चिकन नेक के पास है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिकन नेक हम किसे बोलते हैं वो आपको बताना है। अगर यहाँ तक डोकलाम तक अगर चीनी सेना घुस गई तो दिक्कत हो जाएगी भारत के लिए, ठीक है, भारत की संप्रभुता पे वो आ जाता है थोड़ा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए डोकलाम पठार, भारत, सिक्किम, यानी कि अब ये बताइए, हाँ सिक्किम को देखकर मुझे आ रहा है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का राज्य बनाया गया। भूटान, चीन, तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, यह अत्यंत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहते हैं, ठीक है, के निकट है, जो उत्तर पूर्व भारत को शेष देश से जोड़ता है। 2017 में चीन द्वारा सड़क निर्माण के प्रयास के कारण भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक गतिरोध चला था, ठीक है। इस क्षेत्र का नियंत्रण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप भी ऐसे ही लेके चलें, ठीक है। भारत अमेरिका संबंधों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको ये बताना कौन सा सही नहीं है। अमेरिका के संबंध, भारत और अमेरिका के बीच क्वेड का एक बिल्कुल है भाई, 4 देश शामिल है इसमें, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा है, ठीक है। भारत अमेरिका का नाटो सदस्य में नहीं है। नाटो की स्थापना कब हुई, इसके बारे में बताइए, नाटो की स्थापना कब हुई, इसके सदस्य कितने हैं और इसमें लेटेस्ट सदस्य कौन है इसका, ठीक है। दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक रणनीति में सहयोग होता है, बिल्कुल ये बात है। और ये 5वां तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में देख सकते हैं। और आप, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो आप मुझे बताइए। भारत के ये संबंध भी इसके साथ होते हैं, लेमोआ, कोमकासा, बेका के बारे में हम बात करते हैं, इनके बारे में आप मुझे बताइएगा। रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए ब्रिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये फुल फॉर्म दे रहे हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका,
ठीक है, ये सही बात है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है, बिल्कुल सही बात है, हम सब विकासशील देश हैं। ठीक है, तो जैसे चीन तो क्या है, चीन रूस ये विकसित देश में आ जाते हैं जो विकास कर चुके हैं। ठीक है, ब्रिक्स सैन्य सहयोग के संगठन नहीं है भाई, सैन्य का कोई मतलब नहीं, सेना का क्या काम है यहाँ। ब्रिक्स बैंक एनडीबी की स्थापना की गई। ठीक है, ब्रिक्स बैंक एनडीबी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गई, ब्रिक्स के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब अगला क्वेश्चन देखिए 26वां, धौलपुर में आचार सुधारणी। अब यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग आ गए। ठीक है, ये अब राजस्थान से रिलेटेड है। धौलपुर में आचार सुधारणी सभा की स्थापना किसने की, तो यमुना प्रसाद वर्मा। ठीक है, तो आप सुधारणी, तो यमुना में नहा के सुधर जाओगे। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, यमुना में नहा के प्रसाद पा के सुधर जाओगे नहीं, हाँ तो याद रखना। ठीक है, यमुना में नहा के प्रसाद पा के यमुना प्रसाद। ठीक है, सुधरना है, सुधारणी सभा। ठीक है, तो आपको याद रहेगी मुझे उम्मीद है। इसकी स्थापना कब हुई, 910। कब हुई, 910 नहीं, 1910 में। ठीक है, जानबूझ के गलत बोला मैंने ताकि आपको याद रहेगा। अब ये 1910। ठीक है, अब देखिए आगे 27वां क्वेश्चन, यह स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। उस स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो प्रथम लोकसभा के सदस्य भी रहे। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे आ जाते हैं। दौलतमल भंडारी, दौलत ही मिल गई भाई, पहले भी लोकसभा के सदस्य रहे और फिर न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी पद मिल गया। ठीक है, तो दौलतमल भंडारी, तो आपको याद रहना चाहिए, इनके बारे में ये लिखा हुआ है। ठीक है, आज़ाद मोर्चा का गठन भी इन्होंने किया 1942 में, ये भी आपको याद रखना है कि आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया, दौलतमल भंडारी ने। ठीक है, बहुत शानदार व्यक्तित्व, तो कोई व्यक्तित्व तो बहुत शानदार लगता है। किस स्वतंत्रता सेनानी, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें टोडगढ़ किले में 4 वर्ष की सजा मिली। ठीक है, तो ये हमारे राव गोपाल सिंह खरवा। ये मुझे गोपाल कृष्ण की याद है, उन्हें बचपन से ही कारागार में डाल दिया गया था, तो इन्हें भी 4 साल की क्या है सज़ा मिली, जहाँ पे इन्हें कहाँ पे डाल दिया गया था, टोडगढ़ किले में। एक क्वेश्चन तो ऐसा भी आ जाता है कि किस जेल में डाला गया, ये मिलान करिए। ठीक है, तो भैया जेलों को भी पढ़ लें और कौन सी जेल में कौन बंद हुआ, राजस्थान के उन आदमियों के नाम पढ़ें, आप बताइएगा मुझे, आपको पता हो तो। ठीक है, मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, 99% चांस है कि आएंगे। 1% तो कह नहीं सकता, 1% तो भैया मैं इस वीडियो की भी नहीं कह सकता ये वीडियो अपलोड होगी या नहीं होगी, हो जाए आप तक, आप सुन लेंगे तो हो जाएगी शायद। ठीक है, तो सब कुछ पता नहीं रहता है। ठीक है, अब बोलते बोलते मुझे कितना टाइम हो गया, 32 मिनट हो गए। ठीक है, और अकेला हूँ मैं, बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप भी अकेले ही होते हैं पढ़ते टाइम पे। ऐसे ही मैं जो सवाल करते जा रहा हूँ उन्हें वीडियो देखते देखते तुरंत कमेंट करिएगा, ताकि वो दिमाग में कॉपी पे लिख लीजिएगा, फिर बाद में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो धोखा नहीं देना। ठीक है भाई, गद्दारी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बलिदानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। किसने कब बलिदान किया, ये भैया याद रखना है। ठीक है, तो हमारे बाल मुकुंद बिस्साएँ, इन्होंने पहले किया है। ठीक है, फिर हमारे सागर गोपाएँ और फिर बीरमल सिंह हैं। आप इनकी काल बताइए, देखिए यहाँ लिख रही है, देखिए 1942 में बाल मुकुंद, सागरमल गोपा 4 अप्रैल 1946 और बीरबल सिंह 1 जुलाई 1946। पेपर बहुत कर्रा बनाया जा रहा है, इसलिए इसी चीज़ को देखकर ये क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे तो मैं ये आपके लिए ले आया। क्योंकि देखिए हम सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हमें नींद कम आती है, किताबें पढ़ते पढ़ते हर कोई बोर हो जाता है। ठीक है, इसलिए मुझे इस किताब में मैं देख रहा था तो मुझे अच्छे लगे तो मैं आपके लिए ले आया। आप इनसे कह सकते हैं ये वो किताब का, ये वो किसी भी किताब का हो, हमें क्या है, हमें तो प्रैक्टिस करनी है ना। ठीक है, किताब मार्केट में आती है भाई, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई क्वेश्चन बनेंगी। ठीक है, हालांकि किताबों पे भी काम चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल मेहनत करते पहले, फिलहाल फोकस हमारा किस पर होना चाहिए, ये फालतू की चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, अपने क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस जो टीचर्स पूछ रहा है मैं तो बस विश्लेषण कर रहा हूँ। ठीक है, बनाने वाले तो कोई और ही हैं। ठीक है, बनाने वाले हाँ रहेंगे। ठीक है, मैं चीज़ें कहीं ना कहीं से लाता रहूँगा, बस डिस्कस किया करूँगा आपके साथ। ठीक है भाई, मैं बनाने वाला कौन हूँ, मैं परमात्मा थोड़ी ना हूँ।
ठीक है। जो तो नेचर के हिसाब से चीज़ें बनती चली जाती हैं, ठीक है, बस हम निमित्त बन जाते हैं। तो आप भी निमित्त बनिए नौकरी, अपनी नौकरी लेने का, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया, ठीक है, विदेशी वस्त्रों का, ठीक है। इसके एक पाठ भी था, हिंदी वालों को पता होगा, इसमें विदेशी बहिष्कार होली जलाई थी उसमें, ठीक है। तो पंडित गौरी शंकर ने क्या किया था, बहिष्कार किया था अजमेर में। तो अजमेर के बारे में आप मुझे 4-5 बातें बता दीजिएगा कि अजमेर का शुभंकर क्या है, उसका पंच गौरव क्या है, वो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको याद तब भी हो जाएंगे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। तो राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाइए, बहुत अच्छा था। 31वें क्वेश्चन में आ गए, ठीक है। 20 क्वेश्चन और हैं। जयनारायण व्यास बहुत अच्छा किरदार है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वे मारवाड़ के लोक प्रसिद्ध सक्रिय सदस्य थे, बिल्कुल सही थे। तरुण राजस्थान के संपादक थे, बिल्कुल सही है। 1951 में वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने 3 बार राजस्थान के, नहीं 3 बार नहीं 2 बार थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कितनी बार, 2 बार, यहाँ पे लिख रहा होगा 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये आपको बताना। हाँ, वो जेल वाला आप बोल रहे थे ना, हाँ, अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल, बिल्कुल सही बात। जोरावर सिंह बरेली जेल नहीं थी भाई साहब, कभी गिरफ्तारी नहीं हुए बंदे, ठीक है। जोरावर सिंह कभी नहीं हुए। शेष जीवन इन्होंने साधु अमरदास बैरागी के रूप में एमपी के जंगलों में बिताया, ठीक है। विजय सिंह फतेह टोडगढ़ जेल में और केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल में, ठीक है। ये आपको इनके नाम क्या क्या बदल कर रहे हैं ये लोग, इन उन नामों को भी आप बता सकते हैं कि किस किस इंसान ने क्या क्या नाम रखा है। आप जेमिनी वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, कॉपी पेस्ट, पर अब वो आपकी निगाह में आ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बस मेरी कोशिश ये है कि आपका एक एक क्वेश्चन मेरी वजह से सही हो जाए ना, मुझे बहुत खुशी होगी। आप कमेंट में लिख दें कि गोदारा सर आपकी वजह से हमारा एक क्वेश्चन सही हो गया, तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो आपके साथ प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, मेरे साथ आपकी प्रैक्टिस हो रही है अच्छी, ठीक है। तो आप ये व्याख्या देख सकते हैं। पंचीड़ा नामक लोकगीत, लोकप्रिय गीत की रचना किसने? पंचीड़ा, माणिक्य, देखो पंचीड़ा डा डा माणिक्य, ठीक है। तो आपको याद रखना माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है। पंचीड़ा। मेवाड़ का गांधी भी किन्हें कहते हैं? माणिक्य लाल वर्मा को कहा जाता है, ये आपको याद रखना। जितने भी गांधी हैं ना उनको एक साइड में लिख लीजिएगा, कौन मेवाड़ का गांधी कौन है, ठीक है, राजस्थान का गांधी कौन है, ठीक है। मैं वैसे बता देता हूँ आपको कहाँ का गांधी कौन है, ये मैंने लिखे थे यहाँ, देखिए। मारवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी माणिक्य लाल वर्मा हो गया। मारवाड़ का गांधी कौन हो गया? जयनारायण व्यास हो गया। फिर आगे देखिए फिर आगे जैसे राजस्थान का भामासा कौन है? दामोदर दास राठी, ठीक है। जयपुर का दधीची कौन है? अर्जुनलाल सेठी। राजस्थान का शेर कौन है? जयनारायण व्यास। राजस्थान का गांधी कौन है? गोकुलभाई भट्ट, ठीक है। बागड़ का गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। तो गांधी कितने? राजस्थान का गांधी, मेरे साथ मुझे बताओ, राजस्थान का गांधी कौन है? हाँ सही बात, गोकुलभाई भट्ट। बागड़ का गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या, बिल्कुल सही बात। मारवाड़ का गांधी कौन है? जयनारायण व्यास, ठीक है। और जयनारायण व्यास को क्या कहते हैं? शेरे राजस्थान भी कहते हैं। मेवाड़ का गांधी कौन है? माणिक्य लाल वर्मा। ये 4 गांधी है, मेवाड़ का गांधी, मारवाड़ का गांधी और राजस्थान का गांधी और बागड़ का गांधी, ठीक है। मेवाड़ का कौन है? माणिक्य लाल वर्मा। मारवाड़ का कौन है? जयनारायण व्यास। और बागड़ का गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। बागड़ पांड्या। राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट, गोकुल, ठीक है। तो जयपुर का दधीची भी याद रखना भाई, अर्जुनलाल सेठी, ठीक है, याद रखनी है ये बात। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा संत के रूप में, अब देखिए यहाँ पे शिक्षा संत का आ गया मंगुलूड़ा गांव। प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिक्षा संत के रूप में किन्हें जाना जाता है? भाई? स्वामी केशवानंद को, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मंगलूड़ा गांव में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई। अब 2 एक आध नाम और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आदिवासियों का मसीहा बाबूजी मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा कैसे कहते हैं? अर्जुनलाल सेठी को करीम खान भी कहते थे, ठीक है। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं भाई, ये बताओ? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, ठीक है। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित से पंडित याद रखना, पंडित जुगल, जुगली बन गई। राजस्थान का दादा साहब किसे कहते हैं? हरिभाऊ, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय को कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। और राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? भैरव लाल काला बादल, भैरव लाल काला बादल को कहते हैं, भैरव लाल काला बादल को कहते हैं राजस्थान का लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। उनकी जयंती कब मनाई जाती है, उस दिन को किस रूप में मनाते हैं हम, वो सब आप जल्दी से लिख दीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी, मैंने बोला था अमरदास बैरागी का नाम किसने रखा था? जोरावर सिंह बारठ ने। हार्डिंग पर क्या फेंक दिया था इन्होंने? दिल्ली में बम फेंक दिया था, ठीक है, पर ये हाथ नहीं आए थे। डॉन है भैया, बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, ऐसे ही आप क्रांतिकारी बन जाइए, ठीक है, आप भी क्रांतिकारी बन जाइए। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? तो 5 जुलाई 1947 को हुई रियासती विभाग, ठीक है। इसके सचिव कौन रहे? बीपी मेनन। अध्यक्ष कौन रहे? सरदार पटेल। सरदार की उपाधि सरदार पटेल को किसने दी, ये आप बताना, और कब दी? नेहरू ने किस रियासत को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा? तो भाई साहब ये कहा था जैसलमेर को, ठीक है। अब 8वां अजूबा से लेकर कुंभलगढ़ की दीवार को भी क्या कहते हैं? 8वां अजूबा। जैसलमेर किला, सोनार किला, सत्यजीत रे की फिल्म बनी थी इसी पे, इन्होंने भी जैसलमेर के किले सोनार किला को क्या कहा था? 8वां अजूबा कहा था। तो ये आपको याद रखना भाई, सत्यजीत रे की सोनार किला फिल्म आई थी। अगला क्वेश्चन 38वां, निम्नलिखित सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन है भैया, राजस्थान संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को, बिल्कुल सही बात है। वर्ष 1948 में 3 चरणों का गठन किया गया, ठीक है। तो ये दोनों बात सत्य हैं, कोई दिक्कत? दोनों सही है, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही। तो वर्ष 1948 में राजस्थान एकीकरण 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण 17 मार्च 1948 को, द्वितीय चरण 17 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल 1948, ठीक है। तीनों चरण आपको याद रखना है। तो मत्स्य संघ का विलय हुआ, मत्स्य संघ। दूसरे चरण में राजस्थान संघ बना, फिर तीसरे में संयुक्त राजस्थान बना, जैव उदयपुर को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। उदयपुर के बारे में बता दीजिएगा, उदयपुर का शुभंकर क्या है, पंचगौरव क्या है, ठीक है। ये पंचगौरव वाले क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, ठीक है, ध्यान रखना। 25 मार्च 1948 को बने राजस्थान संघ में शामिल कौन नहीं था? तो 25 मार्च उदयपुर शामिल नहीं था 25 मार्च को, ठीक है, बाद में शामिल हुआ, ठीक है, अभी तो पढ़ा, ठीक है। कब शामिल किया गया था इसे? 18 अप्रैल को शामिल किया गया था। 25 मार्च वाले में राजस्थान संघ में शामिल नहीं था, संयुक्त राजस्थान में शामिल था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूरा एकीकरण, ठीक है। 1948 से 1956 तक चला, ठीक है। और राज प्रमुख पद के बारे में पढ़ते हैं, देखो। महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख थे, ठीक है। किस वर्ष बने? 1948 में 15 मई, 5वें चरण में बने 15 मई को, ठीक है। महाराज प्रमुख पद पर रहे, यही इकलौते मात्र थे, ठीक है। हाँ, राज प्रमुख के पद पर मान सिंह रहे, ठीक है, मान सिंह द्वितीय रहे। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा ढंग से कि हमारे पहले मतलब अंतिम राज प्रमुख और पहले राज्यपाल कौन थे, ठीक है। तो मान सिंह थे, चौथे चरण में बने, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो राज प्रमुख पद पर कितने रहे ये बता देता हूँ। उदयभान सिंह रहे, भीम रहे, और भूपाल रहे और सवाई मान सिंह रहे, ये आपको पता होना चाहिए। अजमेर के विलय के समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में ऊपर अभी हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, हरिभाऊ को हमने क्या कहा था, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो अजमेर मेरवाड़ के पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने उदयपुर में राजस्थान यूनियन गठन हेतु किन किन राजाओं को शामिल किया? तो किन किन राजाओं को शामिल किया? राजपूताना को शामिल किया, गुजरात को शामिल किया, मालवा को शामिल किया, पंजाब को शामिल नहीं किया, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पंजाब शामिल नहीं था इसमें, ठीक है, राजस्थान संघ में, ठीक है। 22 राजाओं को इन्होंने शामिल किया, 22 राजाओं को। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, भूपाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन, हम पड़ाव की ओर है, अंतिम पड़ाव की ओर है। मत्स्य संघ के बारे में देखिए, उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनवी गाडविल। उद्घाटन किसने किया? गिल ने किया। और राज प्रमुख महाराजा
उदयवान सिंह धौलपुर, ठीक है, राज प्रमुख थे। और उपराज प्रमुख कौन थे? गणेश देवपाल। और प्रधानमंत्री कौन थे भैया? शोभाराम कुमावत। तो हमारे चारों ही कथन क्या हैं? हमारे सही हैं, ठीक है, चारों ही कथन सही हैं। ये छोटी सी ट्रिक बनाई, गिल्ली गाड़ के उद्घाटन किया, ठीक है, गिल्ली गाड़ के क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। अब दिक्कत नहीं, अब दिक्कत, अब मतलब अब दिक्कत नहीं, ठीक है। ए बी डी के, तो ए बी डी के आपको याद रहना चाहिए, ए बी डी के। देखिए मत्स्य संघ में कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, ए बी डी धौलपुर, करौली, ठीक है। अब दिक्कत नहीं, मछली मिल गई, अब दिक्कत नहीं, मछली मिल गई। तो गिल्ली गाड़ के उद्घाटन किया, अब दिक्कत नहीं, मछली मिल गई। तो मत्स्य संघ का गठन हो गया 17 मार्च को, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक्स ही आपको याद रहे। 44 क्वेश्चन में, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह की मांग के अनुसार प्रिवी पर्स, ये राजाओं को पहले प्रिवी पर्स दिया जाता था, ठीक है, संगत शर्त बताना है। तो ये 10 लाख प्रिवी पर्स था, 5 लाख धार्मिक कार्यों हेतु 20 लाख प्रिवी पर्स था, ये वाली नहीं थी, 7 लाख का भरता, सॉरी भत्ता नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 बताइएगा, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय के बाद मत्स्य संघ के मंत्री को, किस मंत्री को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? तो शोभाराम कुमावत। तो शोभाराम कुमावत के बारे में अभी पढ़ा हमने, तो बताइएगा शोभाराम कुमावत कौन थे? बिना देखे कमेंट में लिखना है ना। अगला क्वेश्चन 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको बताना है, इसका आयोजन राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा 13 से 19 फरवरी 2026 को हुआ, बिल्कुल सही बात है। उद्घाटन समारोह 10 श्रेष्ठ कलाकारों को 25-25 हज़ार के राज्य स्तरीय कला पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही बात है। यह इस प्रदर्शनी का आयोजन उदयपुर में हुआ या नहीं हुआ? आप बताइए कहाँ पे हुआ, ठीक है। ये हुआ आपका जयपुर में। कहाँ पे हुआ? ये भाई ललित कला अकादमी कहाँ पे? जयपुर में, तो जयपुर में हुआ, आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा करंट के 10 क्वेश्चन से आएंगे, ठीक है, वो आपको याद रखना है। 47वां क्वेश्चन, 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में होविंग ग्रेडेशन, ये आपको वर्ड याद रखना है, होविंग ग्रेडेशन के लिए किस कलाकार को सम्मानित किया गया? धीरज बलिहारा को। होविंग ग्रेडेशन, धीरज बलिहारा ग्रेडेशन, ठीक है। धीरज धरते हैं तभी तो ग्रेड मिलती है, ठीक है, हैवी तो नहीं मिल जाती है। अगला क्वेश्चन 48वां, राजस्थान पर्यटन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2025 में राजस्थान की 10 प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों को 1.52 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों को देखा, बिल्कुल देखा। यह संख्या वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 11.78% अधिक रही, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। घरेलू पर्यटनों की औसत वृद्धि 15 से 20% रही, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, ये दोनों सही हैं। आप देख लीजिए व्याख्या। 49वां क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन 2025 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमेर फोर्ट पर्यटक की संख्या में कमी हुई है, कमी दर्ज नहीं हुई है भाई, ठीक है, ये गलत है। चित्तौड़गढ़ किले में पर्यटकों की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई, बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर किला वर्ष 2025 में सर्वाधिक पर्यटक संख्या वाला स्थल रहा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसमें दूसरा और तीसरा, तो आमेर फोर्ट में कमी नहीं बल्कि क्या है, लगभग 13.15% की वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 50वां, वायु शक्ति 2026, ये मैंने बोला ना, अभ्यास आएंगे, युद्ध अभ्यास, ठीक है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा 27 फरवरी 2026 को पोखरण में किया गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह अभ्यास लंबी दूरी तक सटीक हमले की क्षमता पर केंद्रित था, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको 2-3 बातें बताऊँ तो वो भी लिखना। प्रचंड हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरी, ठीक है। तो ये आपको बताना। यहाँ से रिलेटेड फायरिंग रेंज के बारे में बात कर लेना। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे भाई? बीकानेर में, ठीक है। चांदन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे? जैसलमेर में। बलवंत कहाँ पे? अजमेर में। ये आपको तीनों फायरिंग रेंज यहाँ पता होनी चाहिए। महाजन वाली कहाँ पे? बीकानेर में। चांदन वाली कहाँ पे? जैसलमेर में। और बलवंत वाली कहाँ पे? अजमेर में, ठीक है। हाँ, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, बाकी के 49 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अजमेर में प्रस्तावित राजस्थान आयुर्वेद
योग एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधेयक के रूप में राज्य प्रारूप को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी दी। बिल्कुल सही बात है। यह विश्वविद्यालय आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथिक, वो आता ना, क्या वर्ड है वो, मेरे दिमाग से निकल रहा है, अरे उसमें कुछ वर्ड है वो मेरे दिमाग से निकल रहा है, आपको दिमाग मारा तो वो यूनानी से रिलेटेड उसकी फुल फॉर्म सी है, वो दिमाग से मिसिंग हो गया अभी तो पता था। यह राजस्थान का पहला नहीं है भाई, ये पहला नहीं है, दूसरा है, जो पहला जोधपुर में था, ठीक है, पहला वाला जोधपुर था, ये वाला नहीं था, ठीक है। तो इसके पहले और दूसरे सही है, ठीक है। तो कोई किसी आंसर में आपको, हाँ, आयुष की फुल फॉर्म जल्दी से लिख दीजिएगा। अब वैसे यहाँ पे आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, ठीक है, यूनानी, यू से यूनानी, ठीक है, एस से क्या है आप मुझे बताइए, और एस से होम्योपैथी है, एस से बताइए, ठीक है। तो आप इसकी फुल फॉर्म बताइए, आयुष की कब स्थापना हुई सब बताइए, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सेशन और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा चीज़ों में। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। इतने एंड तक इंतज़ार किया आपने, इस वीडियो के एंड तक पहुँचे ना, आप सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ करने वाले हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।